हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। मींस यहाँ पे हम देखेंगे जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमने दो वर्डों का यूज किया है, एक स्टेबिलिटी और एक न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो न्यूक्लियस एटम का एक पार्ट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम का ऑलमोस्ट मास उस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। और साथ ही हम ये बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और ये एक हाईली डेंस मीडियम होता है। हाईली डेंस मीडियम का मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज द स्मॉल डेंस रीजन। जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो एक बहुत ज्यादा स्मॉल रीजन है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। हाईली डेंस मीडियम भी बोल सकते हैं हम इसको। कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मास ऑफ एटम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। जो एटम का जो मास है तकरीबन 99.75% एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। बाकी जो मास 0.025% बचता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो एटम का ऑलमोस्ट मास किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, या फिर हम इसको एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ एटम विच हैज ऑलमोस्ट मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस क्या है, एटम का एक पार्ट है जिसका ऑलमोस्ट मास उस न्यूक्लियस के अंदर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इट इज हाईली डेंस पार्ट ऑफ एटम और इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब हम बात करते हैं हम किस न्यूक्लियस को ये बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस स्टेबल है। तो स्टेबल न्यूक्लियस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। स्टेबल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होगी वो स्पॉन्टेनियस डीके नहीं करेगा। मींस जो न्यूक्लियस है वो रेडिएक्टिव नहीं होगा, उसका जो लाइफ टाइम है लाइफ टाइम उसका बहुत ज्यादा होगा और वो नेचुरली अबेंडेंट मटेरियल होगा। मींस नेचुरल में वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता होगा। अगर कोई न्यूक्लियस इन सब गुणों को रखता है, इन सब प्रॉपर्टी को रखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल न्यूक्लियस बोलेंगे। या फिर इन सब गुणों से संपन्न न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल न्यूक्लियस। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस डीके नहीं करेगा। दूसरा, वो न्यूक्लियस रेडिएक्टिव नहीं होगा। रेडिएक्टिव होने का मतलब है यहाँ पे उस न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशन का इमिशन नहीं होगा, वो डीके नहीं करेगा, वो टूटेगा नहीं। उसके बाद उसका जो लाइफ टाइम है, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और हम ये बोल सकते हैं वो नेचुरली अबंडेंट होगा। नेचुरली अबंडेंट होने का मतलब क्या है, वो नेचर में फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर तो हम ये बोल सकते हैं वो न्यूक्लियस स्टेबल है। उसके बाद अब यही प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मीन्स दैट इट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल है तो हम ये बोल सकते हैं वो न्यूक्लियस किसी भी टाइप की रेडिएशन का इमिशन नहीं करेगा और वो क्या होगा, नेचुरली अबंडेंट। नेचुरली अबंडेंट का मतलब वो नेचर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा और वो फ्री स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इट कैनॉट डीके स्पॉन्टेनियसली। अगर वो जो न्यूक्लियस है वो स्पॉन्टेनियसली डीके नहीं होगा, मीन्स उस न्यूक्लियस का डीके में वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा वो न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज द कंसेप्ट दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप। अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसका यूज हम कहां करेंगे, इस कंसेप्ट की हेल्प से हम ये देखते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितना स्टेबल होगा। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज ए कंसेप्ट दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एन आइसोटोप। तो ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आइसोटोप की स्टेबिलिटी जानने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी 2 या 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मेनली हमारे पास 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है N/Z रेशो होता है। N/Z रेशो का N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो देयर आर 2 मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। N/Z रेशियो हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो है N/Z रेशियो के ऊपर ये डिपेंड करेगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मोर इज बाइंडिंग एनर्जी। अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बहुत। मोर इज बाइंडिंग एनर्जी और मोर इज स्टेबिलिटी। अगर कोई न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इनके ऊपर अभी डीपली हम बात करेंगे। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन और ओड। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो फैक्टर है वो ये है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन है या ओड है उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं N/Z रेशो के ऊपर। तो इसमें क्या होगा N/Z रेशो में, अगर हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑलमोस्ट किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट अगर इक्वल होंगे तो वो एटम क्या होगा, वो न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। पर ये जो बात है वो लाइटर न्यूक्लियस के लिए ही पॉसिबल है। अगर मैं हायर जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस हैं उनके लिए बात करूं तो उनके ऊपर ये बात अप्लीकेबल नहीं होती है। यहाँ पे हमने क्या बताया, जो न्यूट्रॉन N/Z रेशो है, मींस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तो वो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पर ये जो बात है वो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए पॉसिबल है। लाइटर न्यूक्लियाई का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बहुत कम है, 20 है या 30 के आसपास या इससे कम के जो न्यूक्लियस है उसको हम लाइटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये बात सिर्फ लाइटर न्यूक्लियाई के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ये जो हाई एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस हैं या फिर हैवी न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर N/Z रेशो की जो वैल्यू है या फिर ये जो बात है वो डिपेंड नहीं करती। अब हम बात करते हैं जो लाइटर न्यूक्लियाई है उसके लिए N/Z रेशो कितना होता है। उनके लिए N/Z रेशो होता है 1:1, ठीक है। और जो हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस के लिए जो N/Z की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 1.3 से लेके 1.4 तक ये हो जाती है हैवी न्यूक्लियस के लिए। तो लाइटर न्यूक्लियाई में हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में जो N/Z रेशो है वो कितना हो जाएगी, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 8। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन का। कार्बन के लिए N/Z रेशो कितना होगी, इसके अंदर 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसके लिए भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस की, हैवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, N/Z रेशो 1 नहीं होती, फिर भी ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं Pb, जो हमारे पास लेड होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 82 और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है 208। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 208 माइनस 82। तो यहाँ पे जो N/Z रेशो है वो 1 नहीं आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। और 1 से ज्यादा आने के बाद भी ये न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं हैवी न्यूक्लियस के लिए ये बात अप्लीकेबल नहीं है। ओनली ये बात अप्लीकेबल है कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए। हैवी न्यूक्लियाई के लिए ये बात अप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सी, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल है किसी न्यूक्लियस के अंदर तो वो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पर हैवी न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे Pb का, इसमें जो N/Z रेशो वो 1 नहीं है, फिर भी ये न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो हैवी न्यूक्लियस के लिए जो N/Z रेशो की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 1.3 के आसपास हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई है वो लाइक करती है, ये 1 है किसके लिए, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए। और हैवी न्यूक्लियाई के लिए कितना हो जाएगी, 1.3 से लेके 1.4 तक ये हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मीन्स अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर हमने यहाँ पे डिपेंड एक्सप्लेन करके बता दिया, N/Z रेशो के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है N/Z रेशो के अंदर, इसका एक ग्राफ प्लॉट होगा, वो हम ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पे एक तरफ हमारे पास Z होगा, एक तरफ हमारे पास N होगा, और ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। अभी हम एक्सप्लेन भी करके बताएंगे इसको। और ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा यहाँ पे। तो ये वाला जो जोन होता है, इस जोन को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन रिच रीजन। मींस इस तरफ जो एलिमेंट लाई या फिर इस तरफ जो न्यूक्लियस लाई करेगा उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन रिच रीजन। और ये वाला जो है उसको हम बोलेंगे प्रोटॉन रिच रीजन। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी जोन। अब हमने मान लिया हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन रिच रीजन के अंदर है, तो वो क्या करेगा,
वो स्टेबिलिटी जोन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो अगर कोई न्यूक्लियस जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी जोन में जाने की कोशिश करेगा। अब वो स्टेबिलिटी जोन में कैसे जाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेम एज इट इज, अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा वाला न्यूक्लियस भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी जोन में जाने की कोशिश करेगा। अब क्वेश्चन ये है, अब ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी जोन में जाएंगे कैसे, जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये इसका आंसर ये है कि वो न्यूक्लियस अब यहाँ पे डीके होगा, वो इमिट करेगा। और या फिर हम ये बोल सकते हैं, जो मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिच रीजन के अंदर है, तो उसका स्पॉन्टेनियस डीके होगा। जब स्पॉन्टेनियस डीके होगा तो वो किस में चला जाएगा, स्टेबिलिटी जोन के अंदर चला जाएगा। मान लिया हमारे पास कोई न्यूट्रॉन रिच रीजन में है, तो जो न्यूट्रॉन है वो कम होगा, और जब न्यूट्रॉन कम होगा तो उसका एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तभी वो स्टेबिलिटी जोन के अंदर जा सकता है। मीन्स हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे। मान लिया हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और वो न्यूट्रॉन रिच रीजन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एक न्यूट्रॉन कम होगा, तो उसका एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और वो न्यूक्लियस किस तरफ से चला जाएगा, स्टेबिलिटी जोन के अंदर चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, तो यहां पे स्पॉन्टेनियस डीके होगा उस न्यूक्लियस का। जब स्पॉन्टेनियस डीके होगा, मान लिया कोई न्यूक्लियस है जो न्यूट्रॉन रिच रीजन के अंदर है, तो ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होगा। जब ये प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहां से एक बीटा पार्टिकल का भी इमिशन होगा, ये हमने लिख दिया, यहां से बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा, और साथ में यहां पे एक एंटी न्यूट्रॉन भी क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, तो अब इसका एक प्रोटॉन क्या होगा, कम होगा। अगर हाँ, इसका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एक न्यूट्रॉन क्या होगा, कम होगा। अगर एक न्यूट्रॉन इसका कम हुआ है तो इसका एक प्रोटॉन क्या हुआ है, ज्यादा भी हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। अब न्यूट्रॉन इस तरफ आएगा, न्यूट्रॉन इस तरफ नीचे की तरफ कम होगा, और प्रोटॉन इस तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका ये जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी जोन के अंदर आ जाएगा। सेम एज इट इज, हमारे पास मान लिया कोई न्यूक्लियस है और वो प्रोटॉन रिच रीजन के अंदर है, तो सेम एज इट इज वो प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा। और वो न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, मान लिया ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस जो प्रोटॉन रिच रीजन के अंदर है, उसका एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ ही उसमें से एक बीटा पॉजिटिव का इमिशन होगा, साथ में यहां पे एक न्यूट्रिनो भी क्या होगा, इमिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन रिच रीजन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका एक प्रोटॉन कम होगा और एक न्यूट्रॉन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वो किस तरफ जाएगा, उसका जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ जाएगा, वो स्टेबिलिटी जोन की तरफ चला जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर था हमारे पास, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर में आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर इवन या ओड है तो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमने जब सेल मॉडल के बारे में या लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में जब पढ़ा था, उसके अंदर भी हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मान लिया हमारे पास किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों इवन है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो इवन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्मियोन्स हो जाएगा। अगर इवन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्मियोन्स होगा। अगर दो फर्मियोन्स आपस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या लिए हैं, इवन लिए हैं, अगर इवन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्मियोन हो जाएगा। अगर फर्मियोन हो जाएगा तो क्या होगा, एक सेकंड, ये पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लिया हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं। अगर दो फर्मियोन्स आपस में पेयर करते हैं, अगर वो पेयर करेंगे तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन है तो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होगा, मोस्ट स्टेबल। अगर ओड है तो वो क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल। और उसके बाद इवन ओड है या ओड इवन है तो वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बीच में लाई करेगी, ना ही उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और ना ही उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। उसके बाद आप इसके अंदर एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है, जो आइसोटोप की जो टेबल होगी, वो आइसोटोप की टेबल कुछ हमारे पास इस टाइप से होगी, इस टाइप से आइसोटोप की टेबल होगी। और इस तरफ जो एलिमेंट होगा, इस तरफ जो न्यूक्लियस होंगे वो न्यूट्रॉन रिच रीजन होंगे, न्यूट्रॉन रिच
रीजन के अंदर आएंगे और इस तरफ जो होंगे, और ये टेबल ऐसे होती है इस टाइप से, ऐसा कुछ होता है। और इस तरफ है वो किस में आएंगे, प्रोटॉन रिच रीजन के अंदर आएंगे, और ये वाला जो है वो किसके अंदर आएगा, स्टेबिलिटी जोन के अंदर आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो नेचुरली अबंडेंट एलिमेंट है या जो नेचुरली अबंडेंट आइसोटोप है वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। और अब तक हमने तकरीबन 4000 से लेके 4200 तक हमने अब तक आइसोटोप, इससे ज्यादा आइसोटोप अब तक डिस्कवर हम कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया हो तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।